नमस्कार मित्रों, मैं सई राम बीरड़ा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान आपके लिए आज लेकर आ रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ से आप अगर राजनीति विज्ञान के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ लेंगे तो यहाँ से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी है। यहाँ तक कि जो अनुच्छेद हमने दिखाए हैं वो अनुच्छेद संविधान की हूबहू कॉपी है, बैरियर एक्ट से लिए गए हैं। जो भी सवाल किस तरह के आएंगे वो इसमें हम एक एक करके चर्चा करेंगे और एक एक करके बताएंगे कि पहले यहाँ से सवाल पूछे जा सकें। और साथ साथ में हमने एनसीईआरटी से भी तथ्य लिए हैं, आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं, जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो 2-3 तरह से हमने यहाँ से एकदम से आपके लिए सामग्री बढ़िया पहुँचाने का प्रयास किया है। तो आइए देखें, एक एक करके चलेंगे कि सबसे पहले भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। सीधा ही पूछ लिया जाता है कि किस भाग में है। अब अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर यह वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का क्या अर्थ हो गया कि न्यायालय में अगर इनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती। न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती, नहीं जा सकते। वाद योग्य नहीं है। यह मूल अधिकारों की तरह नहीं है, मूल अधिकारों के विपरीत है। यह सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों में मार्गदर्शन का कार्य करती है, केवल मार्गदर्शन का कार्य करती है। अनिवार्यतः उनका आधार बने, ये ऐसा नहीं है। फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मूल ढांचे का बात आई। सीधा सीधा पूछा जाता है कि मूल ढांचे की बात कब आई? तो प्रश्न उपस्थित हुआ जिसमें नीति निर्देशक तत्वों पर मूल अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया गया। अर्थात क्या हुआ कि जो विवाद 1951 से चला, चंपाकम दोईराजन मामले से चला आ रहा था, चंपाकम दोईराजन मामले से चला आ रहा था, उस विवाद पर यहाँ रोक लगाई गई। किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। यहाँ कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों से मूल अधिकार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, ज़्यादा महत्व वाले हैं। लेकिन फिर हम देखेंगे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में नीति निर्देशक सिद्धांतों को और मूल अधिकारों को पूरक मान लिया गया कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एक जहाँ वाद योग्य है, ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन ये जो सरकार नीति बनाएगी उस नीति के आधारभूत तत्व रहेंगे। तो दूसरी तरफ नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूरक माना गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में। सीधा सीधा सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस विवाद में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को पूरक माना गया है? तो पूरक मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में माना गया है। फिर हम देखेंगे जो नए संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं, कौन कौन से जोड़े गए, कब कब जोड़े गए, उनकी एक एक चर्चा करेंगे। जैसे पहले हम बात करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद जोड़े गए उनकी चर्चा करेंगे। 42वें संविधान संशोधन जो कि हम बार बार चर्चा करते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। अब जितने भी प्रावधान है वो इसमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद 39 क जोड़ा गया, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया, कार्मिकों की प्रबंधन में भागीदारी। अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया, जो पर्यावरण से संबंधित थे। ये तीनों अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए। कौन कौन से थे? 39 क, 43 क और 48 क। ठीक। फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में एक छोटा सा परिवर्तन किया गया। वो परिवर्तन क्या था
कि पहले तो ये था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का दायित्व राज्य पर होगा, लेकिन इसके बाद में ये कह दिया गया कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के पालन पोषण और शिक्षा का कार्य, जैसे आजकल आंगनबाड़ी चल रही है, तो आंगनबाड़ी किसका मूर्त रूप है, किन नीतियों का मूर्त रूप है? तो अनुच्छेद 45 में जो नीति निर्देशक दे रखे हैं उनका ही मूर्त रूप है, उसी को लागू करने का एक तरह से प्रयास है। भारतीय संविधान में फिर देखिए एक 97वां संविधान संशोधन द्वारा भी अनुच्छेद 43(2) कह सकते हैं, या इसको ख कह सकते हैं, 2 या ख दोनों में से एक हो सकता है। अनुच्छेद 43(2) या ख में हम देखेंगे क्या जोड़ा गया, सहकारी समितियों के बारे में प्रबंधन किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो बाद में अनुच्छेद जोड़े गए वो किस किस संविधान संशोधन द्वारा और कहाँ कहाँ जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 जोड़े गए। उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया। फिर हम बात करते हैं कि 97वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43(2) या अनुच्छेद 43 ख में परिवर्तन नया जोड़ा गया। तो इस तरह से ये 3 संशोधन हुए और तीनों संशोधनों के माध्यम से यहाँ कुछ बातें नई रखी गई। फिर अब सीधा सीधा पूछा जाता है कि किस भारतीय विचारक ने या किस विचारक ने नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक लोकतंत्र कहा है? तो आर्थिक लोकतंत्र कहने वाले डॉक्टर अंबेडकर थे। इन्होंने भारतीय जो लोकतंत्र है उसको, नीति निर्देशक सिद्धांत है, उन्हें आर्थिक लोकतंत्र की संज्ञा दी कि अगर नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कर दिया जाए तो लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और लोकतंत्र भी उसी तरह से मजबूत होगा। फिर BN राव ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को नैतिक मूल्य कहा। क्या कहा? नैतिक मूल्य, कि ये नैतिक मूल्य है। इससे ही बढ़कर, सबसे ज़्यादा बढ़कर ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को कहा सामाजिक क्रांति। ये सामाजिक क्रांति का स्वरूप है। तो इस तरह से ये 10th 12th की जो NCERT की पुरानी ओल्ड NCERT राजनीति विज्ञान की है, उसमें ये तीनों लाइनें दे रखी है कि अंबेडकर ने क्या कहा और नीति निर्देशक तत्व BN राव ने क्या कहा, नैतिक मूल्य कहा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, तो सामाजिक क्रांति कहा। फिर हम देखेंगे कि संविधान में जैसे दिए गए हैं तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की भाषा से सवाल पूछे जाते हैं, आजकल सबसे हार्ड सवाल होते हैं। तो वो शब्द हम बताएंगे कि कहाँ से सब संभावनाएं हैं और कहाँ से पहले पूछे जा चुके हैं। तो एक एक इम्पोर्टेंट रहेंगे यहाँ से। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। जैसे यही परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई कि 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई वो सेम परिभाषा है, वो अनुच्छेद 36 में पुनः संविधान में दोहराई गई। कौन सी थी? कि राज्य में कौन शामिल होंगे? केंद्र सरकार शामिल होगी, राज्य सरकार शामिल होगी, स्थानीय सरकारें शामिल होगी, और ONGC जैसे प्राधिकरण है तो ये भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह से अनुच्छेद 36 जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है। फिर हम आगे के चले एक एक करके, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत जैसे हमने पहले इस पर बात कर ली कि न्यायालयों में ये परिवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। आप न्यायालय में जाने के ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। ये केवल देश के शासन के मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यहाँ से सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये कहा गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे या वाद योग्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं अनुच्छेद जो 37 है वो ये बताता है कि ये मूल शासन में मूलभूत होंगे। तो ये जो शब्द है शासन में मूलभूत, ये पूछा जा चुका है एक बार, तो आगे से भी आप ध्यान रखेंगे
कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में शासन में मूलभूत शब्द आया है। तो ये सवाल इस तरह से था कि देश के शासन में मूलभूत समझे जाएंगे, या फिर अनुच्छेद 37 में किस तरह से क्या बात कही गई है, मूलभूत समझे जाएंगे, स्वायत्त समझे जाएंगे, क्या समझे जाएंगे। तो आपको ये भाषा एकदम से तुरंत पकड़ लेनी है कि अनुच्छेद 37 में क्या दे रखा है कि शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन यहाँ राज्य का कर्तव्य शब्द भी आया है, तो दो चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना है। ये शासन में मूलभूत पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अनुच्छेद 38 की बात, अनुच्छेद 38 में 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 38(1) राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे और लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। अनुच्छेद 38(2) में राज्य विशिष्ट आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, बल्कि क्षेत्र विशेष में ऐसा अगर हो तो उसको भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ दो है, एक तो आय की असमानता को कम करेगा और एक क्षेत्रीय असमानता को भी ये कम करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ से ये है। फिर यहाँ देखिए न्याय के लिए 3 शब्द आए हैं। जहाँ हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो वहाँ पर भी यही 3 शब्द आए हैं, और न्याय के संदर्भ में यहाँ पर भी 3 शब्द आए हैं। तो पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना के वो कौन से न्याय है जो नीति निर्देशक तत्वों में भी आए हैं, या किस अनुच्छेद में आए हैं। तो 38(1) में आए हैं। 39 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 4-5 बिंदु इसमें दे रखे हैं, इसमें से हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत निम्न प्रावधान है। एक हूबहू आपको याद होंगे तभी यहाँ से उत्तर दे पाएंगे। अगर आता है कि ये पूछा जाएगी अनुच्छेद 39 में कौन सा भाग नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें क्रमवार याद होनी चाहिए। स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। आजीविका मतलब रोजगार के साधन है। अब कई लोग ये कह देते हैं समान कार्य का समान वेतन। 39 का 1 में ही दे रखा है, लेकिन नहीं, 39(1) में नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है? आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दे रखा है। ठीक है। नंबर 2 में देखें, भौतिक संसाधनों की बात कही गई है। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो कि सामूहिक हित सर्वोत्तम हो। मतलब धन कुछ लोगों के पास इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसकी पहुंच सब लोगों तक होनी चाहिए। संसाधन जितने भी है उन संसाधनों तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए, केवल कुछ लोगों के नियंत्रण में नहीं होने चाहिए। मतलब भौतिक संसाधन है वो ऐसे विभाजित होने चाहिए, बिखरे हुए होने चाहिए। फिर तीसरी बात जो कहा जा रहा है वह आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अधिक और हितकारी सहकेंद्रण ना हो। धन जो है और उत्पादन दोनों ही क्या है? सर्वसाधारण के लिए हितकारी हो। ठीक उसका उल्टा है। फिर हम देखेंगे पुरुष और स्त्रियों में समान कार्यों के लिए समान वेतन। अब 39(4) में दे रखा है, जबकि 39(क) में केवल आजीविका के साधन के लिए है, जबकि 39(4) में यह दे रखा है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन की बात कही गई है। स्त्री और पुरुष, अब यहाँ 39(5) में दे रखा है स्त्री, पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोज के कार्य में नहीं जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। मतलब ऐसे कार्य नहीं करने पड़े जो उनकी शक्ति के अनुकूल ना हो, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हो। उनके संदर्भ में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनके लिए इस तरह का राज्य प्रयास करेगा। फिर अनुच्छेद 39 का ये विशिष्ट है और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अनुच्छेद 39 का नया जोड़ा गया
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि 39 क्या जोड़ा गया, क्या था उसमें, इसको हम बात करते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। आप जैसे कोर्ट में जाएंगे, स्थानीय कोर्ट में, तो वहाँ पर भी बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होगा और उसमें लिखा होगा कि अनुच्छेद 39 के अंतर्गत हम ये दिया जा रहा है। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसका प्रावधान किया गया था। ये समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए है। वहाँ स्पष्ट रूप से आप देखेंगे किसी कोर्ट में तो वहाँ मिल जाएगा। अनुच्छेद 40 जो गांधी जी के सपनों को साकार करता है। सीधा ही पूछ लिया जाता है कभी कभी कि वो अनुच्छेद कौन सा है जो गांधी जी के सपनों या विचारों पर आधारित है। तो वो अनुच्छेद 40 है। ये क्या करता है? सवाल के रूप में दो तरह से सवाल पूछे जा चुके हैं। एक तो सीधा कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? 40 में है। अब एक सवाल ये यहाँ पूछा जा चुका है, जिसे हमने कलर भी कर रखा है, कि साथ में उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रयास करेंगे कि स्वायत्त शासन के रूप में कार्य करेगा। अब यहाँ सवाल ऑप्शन दे देंगे कि ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में अनुच्छेद 39 में सही है, और फिर ऑप्शन में ये दे देंगे कि स्वायत्त शासन है, मूलभूत शासन है, कैसा शासन है। तो आपको यहाँ अगर पंचायतों के संबंध में कोई सवाल पूछा जाता है इस तरह का, तो स्वायत्त शासन के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है वो ऐसी शक्तियाँ ग्राम पंचायतों को प्रदान की जानी चाहिए। अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। 41 में राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बीमारी, निःशक्तता और अन्य दशाओं में सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अब ये जो प्रभावी उपबंध शब्द है, ये संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में 2 अनुच्छेदों में आया हुआ है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि प्रभावी अनुच्छेद शब्द है वो किस 2 उपबंधों में आया हुआ है। तो अनुच्छेद 41 में है कि अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शिक्षा पाने में या फिर बेकारी, बीमारी, निःशक्तता की स्थिति में, तो राज्य ऐसे व्यक्तियों को क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। किसके भीतर? अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर। अनुच्छेद 42 में हम देखें तो काम की न्याय संगत और दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के प्रबंधन करने के लिए राज्य क्या करेगा? प्रसूति सहायता के लिए प्रबंधन करेगा। करता भी है। जैसे 100 प्रसूति सहायता के लिए हॉस्पिटल में फ्री दिया जा रहा है या फिर उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, तो वो इसी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत की जा रही है। अनुच्छेद 43 में राज्य उपयुक्त कानून, आर्थिक संगठन या अन्य किसी रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य किसी प्रकार के सभी कर्मचारियों को काम, निर्वाह, मजदूरी, जीवन स्तर, उचित जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। विशिष्ट क्षेत्रों में गांवों में कुटीर उद्योग को सरकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो सीधा सीधा अनुच्छेद 43 में गांवों में कुटीर उद्योग की बात कही गई है, तो इसको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 43 हमने बात कर ली थी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया था। एक में राज्य किसी भी उद्योग में लगे हुए उपकरण के प्रबंधन में कार्मिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना। सीधा सीधा पूछा जाता है कि कार्मिकों की भागीदारी किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है? कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है कि राज्य में। फिर अनुच्छेद 44 जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्या है? एक समान सिविल संहिता मतलब भारत में जितने भी नागरिक रह रहे हैं उनमें जो अभी जैसे अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग पंथों के लिए,
अलग अलग कानून बने हुए हैं। उन कानूनों को भारतीय नागरिक होने के नाते सब पर एक जैसे कानून लागू किए जाने चाहिए। तो उत्तराधिकार के संबंध में ये जो कानून अलग अलग बने हुए हैं, उन्हीं के लिए अनुच्छेद 44 है कि एक समान सिविल संहिता, और इस पर अभी केंद्र सरकार की चर्चा भी चल रही है। अनुच्छेद 45 इम्पोर्टेंट है, हमने बात कर ली थी कि इसमें 86वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया, और वो परिवर्तन क्या था तो वो देख लेते हैं। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने के तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा के लिए प्रबंधन करने का प्रयास करेगा। पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष था 86वें संविधान संशोधन से पहले 6 से 14 वर्ष था इसमें। उसके बाद में परिवर्तन कर अब कर दिया गया, क्योंकि जो शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ दिया गया अनुच्छेद 21 क में। तो अब पीछे जो रह गया है 0 से 6 वर्ष की आयु के, जैसे आंगनबाड़ी के वगैरह कार्य किए जा रहे हैं, वो इसी के अंतर्गत किए जा रहे हैं। अनुच्छेद 46 में हम बात करें, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्ट या अनुसूचित जातियों जनजातियों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों के विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण में उनकी संरक्षा करेगा। तो यहाँ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी, इन शब्दों को देखिए तो ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में शिक्षा और अर्थ संबंध जो प्रावधान किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद में किए जाते हैं, तो 46 में किए जाते हैं। फिर अनुच्छेद 47 में यहाँ से सीधा सीधा एक सवाल पहले पूछा जा चुका है, वो सवाल था कि किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्य अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। तो प्राथमिक कर्तव्य शब्द हूबहू किस अनुच्छेद में आए हुए हैं, तो अनुच्छेद 47 में आए हुए हैं। क्या है अनुच्छेद 47, राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा। ठीक है। फिर आगे जोड़ दिया गया कि राज्य विशिष्ट या मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधीय, जो औषधीय पौधों से भिन्न हो, मतलब जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो लेकिन दवाई के रूप में काम में नहीं आ रही हो, के उपयोग पर प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा। तो जो मादक पदार्थ हो और स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव डालते हो, औषधीय दवाइयों से अलग पौधे हो, तो उन पौधों को प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा, वो अनुच्छेद 47। तो यहाँ 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो जैसे मिड डे मील का कार्यक्रम है, इसी के अंतर्गत चल रहा है, पोषण स्तर, जीवन स्तर और प्राथमिक कर्तव्य में माना जाएगा। एक ही जगह शब्द आता है कि राज्य प्राथमिक कर्तव्यों में माना जाएगा, तो ये यहाँ से पहले पूछा जा चुका है, तो यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहेगी। फिर अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्ट गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। मतलब यहाँ देखिए केवल एक गाय का ही शब्द नहीं आया है, बछड़ों के भी और अन्य दुधारू पशुओं की भी बात आई है। तो केवल आपसे ये पूछ ले जाए तो सभी चीज़ें हैं वो इसमें शामिल है, वाहक पशु भी शामिल है, दुधारू ही नहीं है बल्कि वाहक पशु भी है। उनकी नस्लों का परिरक्षण करना है, उनका सुधार करना है और साथ ही वध से भी प्रतिषेध करने का प्रयास करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 के जैसे कि हमने बात कर ली थी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और इसमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद 48 के में राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और उसके वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले इस मार्ग या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण और विनाश और वचन
वंचन और निर्यात संरक्षण करना राज्य का बाध्यता होगी। सीधा सीधा यहाँ से पूछा जा चुका है एक बार कि बाध्यता शब्द किस नीति निर्देशक तत्वों में आया हुआ है, तो बाध्यता शब्द केवल 49 में आया हुआ है। जो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी कलात्मक और ऐतिहासिक संस्थाएं महल है, उन महलों की सुरक्षा करना राज्य के लिए बाध्यता होगी। तो ये बाध्यता शब्द पहले आ चुका है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात कही गई है। अब विधायिका को कार्यपालिका से नहीं है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात यहाँ कही गई है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में हम देखेंगे 4 बातें मूलतः दी गई है और ये अंतिम अनुच्छेद है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करेगा राज्य। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों की बात करेगा राज्य। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों और अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं, अब यहाँ बाध्यता नहीं है, बाध्यताओं शब्द आया हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अनुच्छेद हम 49 में देखते हैं बाध्यता, केवल बाध्यता शब्द आया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है, बाध्यता 51 में आया हुआ है बाध्यताओं। तो यहाँ पर भी इसका थोड़ा सा अंतर आपको समझ लेना है। तो यहाँ से जो सबसे जटिल सवाल पूछे जाएंगे वो इसी तरह के होंगे। कैसे कि कोई शब्द दिया जाएगा इनमें से और इनसे पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास करेगा। तो ये अनुच्छेद 51 की अंतिम बात थी। तो यहाँ से जो सवाल पूछे जाएंगे हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये सारी चीज़ें, जहाँ से बेयर एक्ट्स हैं, संविधान में जिस तरह से लिखी गई है वैसे के वैसे हमने आपको दी है। तो यहाँ से शब्द पूछे जाएंगे तो आपको हूबहू आपको इनको याद करना पड़ेगा, और हमने मोटी मोटी बातें बताई कि यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।